नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारी डेमोक्रेसी में जो कांग्रेस और बीजेपी का अभी जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी दो गुटों में बढ़ चुकी है और ये सोसाइटी में इन्फ्लुएंस भी करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को समझना बंद कर दें। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही चीज़ें बताने का उद्देश्य है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बीते 1947 से आज 2019 तक क्या रहा, कौन से पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्ट्रक्चर है, कौन सी रूलिंग पार्टीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में रही और कैसे हमारी प्रोग्रेस रही, और जो हम डॉलर का स्ट्रक्चर बताते हैं वो क्या था, और इकोनॉमी एनालिसिस जो कि सबसे मेजर है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के एस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में कॉन्स्टिट्यूंस हुई थी, जो कि अलान ऑक्टेवियन हुमे एंड दादा भाई नौरोजी और दिनशॉ वाचा और भूमेश चंद्र बनर्जी, ये इसके फाउंडर थे। और इसके इंटरिम प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी, जिसको अभी उनके ओरिजिनल नाम एंटियानो माइनो के नाम से भी जाना जाने लगा है और वो वास्तव में उनका ओरिजिनल नाम है। तो आज से हम इसको कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट 125 प्लस ईयर्स से इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, डेमोक्रेसी में है। और जिस बीजेपी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो 1980 में फाउंड हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी जी इसके फाउंडर थे और पार्टी सुप्रीम लीडर जो थे वो जगत प्रकाश नड्डा थे। बाकी और पार्टीज़ की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी 1984 में आई, नेशनल कांग्रेस पार्टी 1999 में, जो कि महाराष्ट्र में एनसीपी की सरकार है वो है। तो कांग्रेस ऑलमोस्ट इस्टेब्लिशमेंट में है ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से, राजाओं के शासन से। और 1947 में आज़ादी के बाद से भी ऑलमोस्ट जिसने शासन किया है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। तो अगर हमारे देश की दिशा गलत जा रही है और हमारी संस्कृति और हमारे वर्चस्व को अगर खतरा है तो उसकी जिम्मेदारी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की ही होगी, क्योंकि ये सवाल उसी से जायज़ किया जा सकता है जिसने इस देश में रूलिंग किया हो। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस उससे पहले एस्टेब्लिशमेंट में थी। 1951 में फर्स्ट असेंबली हुई जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने फर्स्ट। 1951 से 1964 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी में रही, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पार्टी प्रेसिडेंट और देश के प्राइम मिनिस्टर थे। फिर 1966 से 1977 11 साल तक इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहे। 1977 से 1980 में सच ए टाइम जनता दल, जो कि बीजेपी सपोर्टिव पार्टी है लेकिन नॉट ए प्योरली बीजेपी कह सकते हैं आप इसको, ये दिल्ली में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस समय में 3 साल के लिए इस्टेब्लिशमेंट में आया और कॉन्स्टिट्यूंस में डेमोक्रेसी में रही। बट वापस 1980 में इंदिरा गांधी कम बैक और 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर 1984 से 1989 तक राजीव गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी में रही। फिर वापस से 1990 से 1996 तक अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। देन 1996 में एक लिटिल बिट चांस आया था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन सरकार सिर्फ 16 दिन ही चली क्योंकि मेजोरिटी में वो अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए और वो सरकार गिर गई। और फिर फाइनली 1998 में फ्रेश बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में वो पीएम बने और एक सिंगल टेन्योर था जब बीजेपी 1998 से 2004 में डेमोक्रेसी में आई और फुल फ्लैज उसने कार्यभार संभाला देश के प्रजातंत्र पे
कंट्रोल किया। फिर वापस से 2004 के बाद नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए 2014 तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, और फिर 2014 के बाद से टिल टू कंटिन्यू नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आप ये देखिए कि रूलिंग की अगर बात करें और एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 1885 से एस्टेब्लिशमेंट में है। सेकंड थिंग, रूलिंग की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 60 साल के आसपास रूलिंग 1947 के बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने की। इसलिए अगर देश की सभ्यता, संस्कृति, देश की शिक्षा, स्ट्रक्चर और किसी भी चीज़ को अगर क्षति पहुंची है तो उसकी 100% जिम्मेदारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की ही होगी रहेगी। रही बात की डेवलपमेंट की, तो जो डेवलपमेंट हम देखते हैं वो डेवलपमेंट एक्चुअल में है ही नहीं, क्योंकि ये जितना भी टाइम मैंने आपको बताया ये एक बहुत लंबी फहरिस्त है हमारे देश में बहुत बड़े बड़े स्कैम की, जिसमें से बहुत कम हम जानते हैं और बहुत से शायद हमें पता ही नहीं। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि 1947 में इंडियन ट्रेजर कंट्रोवर्सी हुई थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। 1951 में जब उनकी डेथ हुई थी तब एक आज़ाद हिंद फौज का कोष था जिसमें 7 लाख US का फंड बताया जाता है। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी को पता भी था, और उसके बाद उसका गबन किया गया और ये इंडियाज़ बिगेस्ट कवर अप 2012 में अनुज झर की एक बुक पब्लिश हुई है, उसमें भी आप जाके रीड आउट कर सकते हैं। इस पूरे फंड के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया गया, और वैसे भी कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कितना अन्याय किया है ये मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, 1948 में जीप इंपोर्ट स्कैंडल हुआ था, जिसमें लंदन की एक कंपनी को 2000 जीप वर्ल्ड वॉर के समय देने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसमें 80 लाख रुपए एडवांस पेटे थे, जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, और वो पैसा प्योरली गबन हो गया। 1 रुपये की वसूली नहीं हुई इसमें। फिर उसके बाद मनुधरा हरिदास स्कैंडल, जो कि एक कैलकाटा बेस्ड स्टॉक ब्रोकर था, उसने LIC के 1 करोड़ 30 लाख के फ्रॉडलेंटली शेयर टेक ओवर किए थे, और उसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम इन्वॉल्व है। साथ ही उनके सन इन लॉ फिरोज गांधी उर्फ फिरोज खान का भी नाम क्लियर है, आप गूगल कर सकते हैं। और साइकिल इंपोर्ट 1951 में, जो कि तत्कालिक वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के सेक्रेटरी SA वेंकटरमन ने कंपनी को इंपोर्ट कोटे से दिया था, उसमें उन्होंने रिश्वत ली थी, वो पकड़े गए थे। कितने का गबन हुआ ये किसी को नहीं पता, ना ही इसकी रिपोर्ट्स हैं। फिर उसके बाद हरिदास मुंद्रा मैश 1958 का, उसमें LIC के 1 करोड़ 20 लाख के घोटाले का इन्वॉल्वमेंट क्लियर था, और उसमें उसको जेल भी जाना पड़ा। तेजा धर्मा शिपिंग कंपनी लोन, जो कि 22 करोड़ रुपए का था, वो पूरा लोन डकार गए, आज तक उसकी कोई रिकवरी नहीं है। बीजू पट्टायक उड़ीसा मिनिस्टर मामला, जिन्होंने अपने निजी स्वायत्त की कंपनी कलिंगा ट्यूब्स को एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद की, गबन कितना किया, नो रिपोर्ट फाउंड। मारुति घोटाला, उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम क्लियरली उजागर हुआ है, और उन्होंने पैसेंजर कार बनाने के लाइसेंस देने में संजय गांधी की मदद की थी, ये क्लियर है। कोक ऑयल डील 1976, इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हांगकांग की एक फर्जी कंपनी से ऑयल डील कराई थी, जिसमें भारत सरकार को 13 करोड़ का चूना लगाया गया था। आप समझ रहे हैं, विदेशी कांग्रेस और देश के पैसे को विदेश में कैसे फिक्स किया है, ये घोटाले आपको बता सकते हैं। अतुल्य ट्रस्ट 1981 महाराष्ट्र का एक सीमेंट घोटाला था, और उसमें गरीब कल्याण के लोगों के सीमेंट को प्राइवेट बिल्डर्स को बेच दिया गया, लेकिन हम नहीं जानते, क्योंकि हमें उतना ही पता है जितना हमने किताबों में देखा है। ये तो आज हम पढ़ने और समझने लगे हैं, इसलिए आज हम इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं। HDW ब्रोकरेज 1987 20 करोड़ का घोटाला। बोफोर्स कांड 64 करोड़ का घोटाला। फिर
फ्रांस बोइंग एयरबेस स्कैम 1990 120 करोड़ का घोटाला। हर्षद मेहता कांड 1992 से 1997 5 साल में 4200 करोड़ का घोटाला, पूरा मार्केट हिला के पटक दिया। इंडियन बैंकिंग स्कैम 1992 13,000 करोड़ का। ये स्कैम नहीं था, पूरे बैंक को खाने की व्यवस्था थी, पूरा इंडियन बैंक तबाह कर दिया गया था। फिर उसके बाद फूडर स्कैम, चारा घोटाला, श्रीमान लालू महाराज जी 3,000 करोड़ का घोटाला। फिर उसके बाद यूरिया स्कैम 1990 133 करोड़ का घोटाला। दूरदर्शन स्कैंडल 1996, जब प्राइवेट चैनल्स की बाढ़ आनी शुरू हुई तब दूरदर्शन को खा गए मिलके, 1200 करोड़ का घोटाला। CRB स्कैंडल 1997 1030 करोड़ घोटाला। स्टॉक मार्केट केतन पारेख सन 2000 3200 करोड़ का घोटाला। फिर उसके बाद सत्यम स्कैम 2008 8,000 करोड़ का घोटाला। मधु कोंडा मनी लॉन्ड्रिंग 2009 4,000 करोड़ का घोटाला। फिर उसके बाद 2G स्पेक्ट्रम 2011 जो कि इकोनॉमिक डिजास्टर था, 28,67,800 करोड़ का घोटाला, पूरे देश का बंटा धार कर दिया था इसने। और फिर उसके बाद आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल 2010 70,000 करोड़ का घोटाला। यानी घोटालों की पूरी लिस्ट है, पूरी फहरिस्त है। देश में डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ खाने की लूट मची हुई थी। अगर ऐसा देश चलाना है तो आप कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, मैं आपको कोई इफ नहीं कोई बट नहीं, लेकिन आंखें खोल के आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी कितने समय पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में रही, देश में कितने साल शासन किया और हमें इस डेवलपमेंट की आड़ में कितना देश को बर्बाद किया। ये सारे स्कीम मैंने आपको क्लियरली बताए हैं, आप चाहें तो गूगल जाके देख सकते हैं, इसमें से एक भी % फॉल्ट नहीं है। अब रही बात इकोनॉमी डेवलपमेंट की, डॉलर की, क्रूड ऑयल की, क्योंकि सो कोल्ड लोग कहते ही रहते हैं, तो मैं आपको डॉलर का ब्रीफ भी बता दूं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब $1 4 रुपये 16 पैसे का था। कितना? 4 रुपये 16 पैसे। और 1965 तक वो 4 रुपये 76 रहा, यानी कि 1947 से 1965 ऑलमोस्ट 17 से 18 साल तक उस पर सिर्फ 50 पैसे, अप्रोक्सी 50 पैसे के आसपास इंक्रीज़ हुआ। फिर उसके बाद इस देश को जो लूटने की चेन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और इस पॉलिटिकल एजेंडे ने शुरू की, देश को डेवलपमेंट की आड़ में झोंक दिया गया और जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं वो देश के विनाश में तब्दील कर दिया गया। 1966 में डॉलर सीधे उछाल मार के 6 रुपये 36 पैसे हुआ, जो कि बढ़ते बढ़ते 1970 में 7 रुपये 50 पैसे हुआ, 1974 में 8 रुपये 10 पैसे और 1980s में 7 रुपये 86 पैसे, 1985 में 12 रुपये 37 पैसे, फिर उसके बाद 1990 में 17 रुपये 50 पैसे और 1995 में सीधे 32 रुपये, आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद 2000 में 44 रुपये 94 पैसे। आप क्या सोचना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? ये सारे सवाल मैं बीजेपी से पूछूं, उस व्यक्ति से जो ना तो डेमोक्रेसी में था, जो सिर्फ फाइट कर रहा था कॉन्स्टिट्यूंसी में आने की, उससे पूछे इस चीज़ को। आप अपनी आंखें खोलो, भक्त बनने में कोई बुराई नहीं है, भगवान के बनो, इनके तो चमचे बनते हैं। आंखें खोलो, देश को कौन लूट रहा है खुली आंखों से, खुले दिमाग से समझने की कोशिश करो। ईश्वर ने बुद्धि दी है, उस विवेक का यूज़ करो। यही डॉलर की रेट सन 2000 में आगे बढ़ के 44 रुपये 94 पैसे से 2005 में भी 44 रुपये रहा। यानी आप देखिए 5 साल स्टेबल करने के बाद जब 2009-10 में 2G स्पेक्ट्रम आया तब 2008 में 43 रुपये 51 पैसे, 2010 में 45 रुपये, 2012 में 53 रुपये और 2014 में 63 रुपये पे चले गया। ऐसा डेवलपमेंट चाहिए आपको? देश को बेच के कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए, ना मुझे ना हमारे इस देश को। और ये चीज़ मुझे और हम सबको मिलके इस नेशनल कांग्रेस पार्टी को समझानी होगी। अब रही बात आपके इकोनॉमी एनालिसिस की, तो
इकोनॉमी एनालिसिस की भी अगर हम बात करें तो भी आपको समझना चाहिए कि इकोनॉमी के पार्ट पे भी कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आपको अगर इकोनॉमी की चीज़ें समझनी है तो मैं आपको बीते 20 से 25 सालों का एनालिसिस करके बताता हूँ। 1994 की अगर मैं बात करूँ तो उस समय जीडीपी 6.66% था। इसका मतलब कि आज जो 2017 है उसमें जो जीडीपी है वो भी 6.68% है, यानी कि पूरे 25 सालों के आसपास आफ्टर। 1994 में जीडीपी 6.66 था, 1995 में 7.57 था, 1999 में 8.85, फिर 2000 में सिर्फ 3.84% ही रहा। फिर उसके बाद 2002 में 3.80, फिर उसके बाद 2005 में 9.28 रहा। ये वो समय है जब देश में घोटालों की बाढ़ आ चुकी थी। तो अगर आपको ऐसा डेवलपमेंट चाहिए, ऐसी ग्रोथ रेट चाहिए, तो ये सिर्फ देश को विनाश की ओर ले जाएंगे। अब आपको विनाश वाला डेवलपमेंट चाहिए या सोफिस्टिकेटेड डेवलपमेंट चाहिए, ये भी सोचने का समय आज भी हमारे पास है। और दूसरी बात कि जो लोग कहते हैं कि जीडीपी में गिरा हुआ है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 1994 में हमारा जो पॉपुलेशन था वो 94 करोड़ था, और 2017 में हमारा जो पॉपुलेशन है वो 133 से 34 करोड़ के आसपास है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन भी 40 लाख बढ़ी है। तो अगर आप जब जीडीपी की बात करते हो तो जीडीपी में कोई रॉकेट चेंज नहीं हुआ है। 94 करोड़ लोगों के बीच में 6.66% का जीडीपी था, तो 134 करोड़ लोगों के बीच में भी 2017 में 6.68% का ही जीडीपी है। आपने कोई तीर नहीं मारा है। चमचागिरी बंद करो। आटे का भाव, चीनी का भाव, सब्जी का भाव, ये भाव देख देख करके 60 साल बीत गए। देश को देश की तरह से बढ़ाओ। और किसी व्यक्ति को 70 साल दे दिए हैं तो किसी नए व्यक्ति को 10-15 साल देने में दुखी मत हो, उसके साथ खड़े रहो, क्योंकि वो देश के लिए अच्छा कर रहा है। इस चीज़ को समझने की आदत सीखो। और आपको अगर क्या है कि जीडीपी समझने की इतना ही शौक है तो जीडीपी में मैं आपको बता दूं, 25 साल का एनालिसिस अगर मैं करके बताऊं तो 1995 में जो जीडीपी था आपका पर कैपिटिया वो अप्रोक्सी 700 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास था, जो कि आज बढ़ कर के तकरीबन 2100 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। और जीडीपी अगर वॉल्यूम से मैं आपको बात करूं तो 2010 का अगर एनालिसिस करते हैं तो 1675 करोड़ यूएस मिलियन डॉलर था, जो कि 2019 में बढ़कर 2800 यूएस मिलियन डॉलर हुआ है। ठीक है ना। तो ग्रोथ रेट बढ़ी है, जीडीपी भी बढ़ा है। लेकिन आज की बात करें तो 2017 के बाद से जो नोटबंदी की गई देश के विकास के लिए, जीएसटी लगाया गया करप्शन को रोकने के लिए, ये सब कदम देश के और समाज के हित के लिए हैं। एक नई पैरेलल और ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी बनाने के लिए। इसलिए बुद्धि विवेक से काम लो और व्यक्ति के साथ खड़े रहने की आदत सीखो। 70 साल से जिन लोगों की गुलामी कर रहे हो उससे निकलो और नई व्यवस्था में जीने की आदत सीखो। जीडीपी कोई नहीं बदली है, वही है। देश का विकास भी पैरेलल हो रहा है, बशर्ते देश का जो कोष है उसको लूटा गया है, वो आपको आके खोल के समझने की ज़रूरत है। और जो ये आप लोग किंगफिशर के विजय माल्या भगने की बात कर रहे हो, तो ये भी भगे इसलिए हैं क्योंकि इस सरकार ने आकर के सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग बनाए हैं कि आप करप्शन कर ही नहीं सकते। इसीलिए अपना बुद्धि विवेक काम में लो और ये जो दिए आंकड़े हैं इनको गौर करो और एनालिसिस करो कि किसे देश के साथ रखना है, किसके साथ हमें खड़ा होना है। मोदी देश के हित में है, उसे सपोर्ट करो
और कुछ समय तक उसका साथ दो, जिससे कि एक नया भारत बन सके, एक पैरेलल इकोनॉमी बन सके और देश विश्व कल्याण की ओर बढ़ सके। मैं मेरा सपोर्ट करता हूँ, आप अपना सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।